नमस्कार, एग्जाम कार्ड लाइव में आपका स्वागत है। मैं अर्दमन आपको आज अंतरिम बजट के बारे में बताने जा रहा हूं। जो अंतरिम बजट अभी फरवरी के माह में हमारी भारत सरकार ने जारी किया है। आखिर अंतरिम बजट और एक नॉर्मल बजट में डिफरेंस क्या होता है, ये एक आम सवाल है। तो अंतरिम बजट वो होता है जो चुनावी वर्ष में जारी किया जाता है, यानी कि जब चुनाव के बाद जो 2 महीने होते हैं, फाइनेंशियल ईयर होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 31 मार्च यानी कि जो 2023 का बजट जारी हुआ था वो 31 मार्च तक के लिए था। अब उसके बाद चुनाव होगा और चुनाव के बाद जो आपका अप्रैल और मई, क्योंकि जून में सरकार का गठन होगा अगली सरकार का, तो अप्रैल और मई के लिए भी बजट चाहिए, वो होता है अंतरिम बजट। यानी कि ये अंतरिम बजट 2024-25 जो जारी हुआ है वो सिर्फ 2 माह के लिए और जारी किया जाता है। लेकिन ये मेनली ये बजट वो जारी किया जाता है कि सरकार अपने बारे में बताती है कि उसने पिछले क्या क्या काम किए और आगे क्या क्या काम करने वाली है। यानी कि चुनावी वर्ष है तो गवर्नमेंट बताती है कि हमने इस देश के लिए क्या क्या काम किया है। तो चलो देखते हैं इन की फीचर्स ऑफ बजट में कि क्या क्या काम किया है हमारी गवर्नमेंट ने। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट डिवीज़न जो जारी करती है, जैसे हमारी मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने जारी किया है। तो इसमें ये पहला पेज है जिस पे दिया गया है विकसित भारत वाई 2047, यानी कि 2047 तक विकसित भारत हो जाएगा, जो अभी विकासशील देश है। जो एक यहाँ पे ये भी गौर करने वाली बात है कि इंडिया की जगह भारत नाम का प्रयोग किया गया है। अभी हमारा देश विकासशील देशों में सम्मिलित है, लेकिन सरकार चाहती है कि 2047 तक हम विकसित देश बन जाएं। तो इसके लिए जो विजन है उनका वो है प्रॉस्परस भारत इन हार्मनी विद नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। यानी कि ये इनका डेवलपमेंट मंत्र है। वो चाहते हैं कि हम डेवलपमेंट इस तरीके से करें कि हम नेचर को भी नुकसान ना पहुंचाएं और मॉडर्न भी हो जाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर और अपॉर्चुनिटीज सबके लिए हों। देश का जो एक अंतिम व्यक्ति है उसके लिए भी। डेवलपमेंट मंत्र में है सबका साथ सबका विकास, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट फॉर ऑल, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो सभी दिशाओं से और सभी के लिए हो। तो उसी पे काम कर रही है सरकार का कहना ऐसा है। अब वो कितना काम कर रही है ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये 3 मंत्र हैं जिन्हें लेकर गवर्नमेंट चलती है आगे। ट्रिनिटी ऑफ डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, बैक्ड बाई सबका प्रयास। इसे हम 3D की तरह ले सकते हैं। आने वाले पेपर्स में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बजट में जो 3D मेंशन है वो किन वर्ड्स के लिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेवलप्ड इंडिया 2047, यानी कि विकसित देश है 2047 तक हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है। प्यूपिल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि जो इंक्लूसिव समावेशी विकास होगा और उसमें कौन सेंटर में रहेगा? प्यूपिल, जो देश के लोग हैं वो सेंटर में रहेंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। सब्सटेंटिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल, डिजिटल एंड सोशल, यानी कि फिजिकल भी डेवलपमेंट चाहिए, डिजिटल भी चाहिए और सोशल भी चाहिए। डिजिटल जिसमें आज यूपीआई हर नागरिक का खाता और ज़्यादा से ज़्यादा यूपीआई की पेमेंट हो रही है। आज दुनिया में इंडिया नंबर 1 पे यूपीआई में पेमेंट करने में। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोटेड फॉर्मलाइजेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके प्रमोट करना है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। जितना भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि आज हम पेटीएम को यूज़ कर रहे हैं और अदर फीचर्स यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। काफ़ी चीज़ें हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। डीपिंग एंड वाइडिंग ऑफ टैक्स बेस बाई जीएसटी, यानी कि ये जीएसटी के लिए, इसे भी डेवलपमेंट में शामिल जीएसटी को किया गया है। और जब से जीएसटी शामिल हुआ है तब से काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। उसके बारे में भी इन्होंने आगे दिया है काफ़ी अच्छे से। स्ट्रेंथ फाइनेंशियल सेक्टर ब्रॉड सेविंग, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैक ऑन ट्रैक, यानी कि
जितना भी फाइनेंशियल सेक्टर का जो सेविंग्स है और उन्हें डेप्ट दिया जाता है, लोन्स दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो ऑन ट्रैक पे है। गिफ्ट IFSC, ये गिफ्ट क्या है? अ रोबस्ट गेटवे फॉर ग्लोबल कैपिटल एंड फाइनेंशियल सर्विस फॉर द इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए गिफ्ट, एक गिफ्ट सिटी है जो गुजरात में स्टेबल की जा रही है गिफ्ट सिटी के तौर पे, उसी के लिए ये मेंशन किया गया है। प्रोएक्टिव इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, यानी कि जो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट को बता रही है गवर्नमेंट कि हमने काफी अच्छे से इन्फ्लेशन को मैनेज किया है। आगे इसे डिटेल में भी दिया गया है। ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री बिकमिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि कंट्री के जितने पार्ट्स हैं उन सभी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है इकोनॉमी को ग्रोथ करने में। और ये इकोनॉमी का ग्राफ दिया गया है आपका, इकोनॉमी का ग्राफ है GDP डॉलर में दी गया। ये आपकी इंडियन GDP के लिए है, ये वर्ल्ड GDP के लिए ग्राफ है। जो आपका ये फाइनेंशियल ईयर है 2014 से 2029 तक अजम्पशन किया गया है कि 7% तक रहेगी। यहां पे ये 2020 में आपका काफी कोरोना के बाद अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। उसके बाद देखते हैं फोकस एरिया, गरीब कल्याण देश का कल्याण, यानी कि इनका स्लोगन है कि अगर गरीब का कल्याण होगा तो देश का कल्याण होगा। DBT हैज लेड टू सेविंग्स ऑफ 2.7 लाख करोड़, यानी कि 2.7 लाख करोड़ का DBT दिया गया है सेविंग्स में। 25 करोड़ पीपल मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इनका कहना है कि करीब 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर किसी के पास गैस सिलेंडर भी नहीं है तो उसे भी गरीबी रेखा में रखा है। किसी के पास अगर जल उपलब्ध नहीं है पीने का जिसके घर तक, उसे भी इसमें रखा है। किसी के पास अगर लाइट नहीं है तो उसे भी इसमें रखा है। और उससे हर घर जल, हर घर गैस सिलेंडर वाली योजना, उज्ज्वला योजना और हर घर जल योजना, इन योजनाओं से उनने पहुंचाकर इन लोगों को गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को करीब बाहर कर दिया है। क्रेडिट असिस्टेंस टू 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स अंडर PM स्वनिधि, यानी कि कोरोना के बाद ऐसा हुआ कि जो वेंडर्स थे स्ट्रीट में जो अपना काम करते थे, कोरोना में उनका हाल ऐसा हो गया था कि कोरोना के बाद वो अपना काम शुरू नहीं कर पा रहे थे। तो उसमें गवर्नमेंट ने 78 लाख वेंडर्स को लोन दिया और उनका काम स्टार्ट करने में उन्हें मदद की। ये आपका है डिक्लाइन इन हेडकाउंट रेशियो, मतलब जो हेडकाउंट रेशियो है उसमें डिक्लाइन आया है। जो आपका 2005-06 में 55.3 था वो 2022-23 में 11.3 हो गया है। एम्पावरिंग द यूथ, नेक्स्ट है, देखते हैं यूथ के लिए। एम्पावरिंग द यूथ, यानी कि जो भारत देश का युवा है उसके लिए ये काम किए गए हैं जिससे उसका एम्पावरमेंट बढ़ा, यानी कि वो स्किल्ड हुआ और अपना रोजगार, खुद का रोजगार किया। जैसे 1.4 करोड़ यूथ ट्रेंड अंडर स्किल इंडिया मिशन, ये भारत सरकार के द्वारा अंडर स्किल इंडिया मिशन चलाया जाता है। उससे 1.4 करोड़ यूथ को ट्रेंड किया गया है। फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरल एस्पिरेशन ऑफ यूथ, 43 करोड़ लोन्स सैंक्शन अंडर PM मुद्रा योजना, यानी कि ये PM मुद्रा योजना वो है जो प्रधानमंत्री के द्वारा योजना चलाई गई थी जिसके अंतर्गत आप लोन लेके अपना काम शुरू कर सकते हो। तो उसमें करीब 43 करोड़ लोन दिए गए थे, सैंक्शन किए गए। इंक्रीज इन PM-श्री बजट एलोकेशन, PM-श्री क्या है? PM-श्री वो है जिससे स्कूल शुरू होते हैं। प्रधानमंत्री स्कूल की योजना है ये PM-श्री, जिसके स्कूल के अंडर पहले 4000 करोड़ सैंक्शन था 2023-24 में, उसे बढ़ाकर 6050 करोड़ सैंक्शन कर दिया है। यानी कि ये काफी अच्छा है कि शिक्षा पर बजट बढ़ाया है, पर थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए था जिससे काफी अच्छे स्कूल्स हों, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, फैसिलिटीज अच्छी मिलें और अच्छे टीचर्स अवेलेबल हो सकें, क्योंकि जितना ज्यादा बजट होगा उतना ज्यादा एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा। ये IIT है जो 2014 में 16 थे, 2023 में 23 हो गए हैं, ये भी बढ़ाए गए हैं। एम्स 7 थे, 7 से 22 हो गए हैं, 3 गुना हो गए हैं 2014 से 2024-22 तक।
यूनिवर्सिटीज 723 यूनिवर्सिटी थी 2014 में, जो 2023 में बढ़कर 1113 यूनिवर्सिटीज हो गई हैं। यानी कि एजुकेशन में यूथ्स के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन अभी और अच्छा करने की आवश्यकता है। तो आशा करते हैं कि सरकार आगे भी इससे अच्छा और जितना बेहतर हो सकता है उतना करेगी। वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स को इस बजट में अन्नदाता एक नया नाम दिया गया है। हो सकता है आगे भी अब अन्नदाता ही कहा जाए, क्योंकि जो हमारी अभी भारत सरकार है वो ज़्यादातर चीज़ों के नाम बदल के एक उस पर अपना प्रभुत्व दिखाती है, क्योंकि जब हम किसी को एक नया नाम देते हैं तो उस पर कुछ प्रभुत्व अच्छा हो जाता है। तो उसी तरीके से अब शायद किसान को अन्नदाता कहा जाएगा जहाँ तक है आगे भी। डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 11.8 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम किसान, यानी कि ये पीएम किसान योजना थी जिसके अंदर 11.8 करोड़ लगभग 12 करोड़ लोगों को लाभ दिया गया है, जो 6,000 रुपये ईयरली 3 किस्त में दिए जाते थे, वो दिए गए हैं। क्रॉप इंश्योरेंस टू 4 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम फसल बीमा योजना, ये काफ़ी अच्छी योजना है पीएम फसल बीमा योजना। लेकिन इसमें कई बार हमने देखा है कि फसल का बीमा होता है, किसान का पूरा खेत जल जाता है, लेकिन जब उसे बीमा का पैसा मिलता है तो किसी को 200 रुपये का चेक मिल रहा है, किसी को 400 रुपये का। सुधार की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी 4 करोड़ फार्मर्स को इसमें मिला है, अब उन्हें कितना कितना मिला है ये वो जानते हैं, और जिसको अगर उसकी फसल का पूरा मुआवजा मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। सरकार को इस पर और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट कहीं पे भी हो सकता है और आवश्यकता होती है उन्हें भी। इंटीग्रेशन 1361 मंडीज अंडर ई नाम सपोर्टिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ 3 लाख करोड़, यानी कि जो 1361 मंडियां हैं उन्हें ई नाम के अंडर सैंक्शन कर दिया है, ऑनलाइन कर दी गई हैं, और इसके लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम जो दिया गया है 3 लाख करोड़ का हुआ है, जो सपोर्ट करता है 3 लाख करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम। यानी कि इनसे ई नाम से क्या फायदा हुआ? ई नाम से किसान को यह फायदा हुआ कि वो एक सिटी में रह के दूसरे सिटी की मंडी के रेट जान सकता है, और अगर उसे लगता है कि उस सिटी में जाके वो अपनी फसल को बेचता है तो वहां उसे अच्छा फायदा होगा। तो ये किसान के लिए एक अच्छी चीज थी जिसे किया गया, जिससे काफी अच्छा फायदा हुआ है। अब देखते हैं इंक्रीजिंग प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस, यानी कि राइस का ये है, व्हीट का ग्राफ ये दिया हुआ है इनने। 2021 में 30 लाख मीट्रिक टन था, जो 2023-24 में बढ़ के 38 लाख मीट्रिक टन हो गया। और 2021 में व्हीट यानी गेहूं 390 लाख मीट्रिक टन था, 2023-24 में 262 लाख मीट्रिक टन हो गया, यानी कि ये कम हो गया है व्हीट का। राइस का बढ़ा है। अगला फीचर देखते हैं क्या दिया है नारी शक्ति के बारे में। नारी शक्ति काफी आवश्यकता है इसकी, हर बजट में सरकार को ध्यान देना चाहिए कि देश की महिलाएं हैं उन्हें साथ में लेके चलें, पीछे ना छूट जाएं कहीं, तो उसके अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है, काफी अच्छा है। राइज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये पार्टिसिपेशन रेट है 2017-18 में 100 महिलाओं में से 23.3 महिलाएं काम कर रही थी, जो 2022-23 में 37 हो गई हैं, अभी भी काफी कम है, 37% है। इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जिनसे वो सुरक्षित महसूस कर सकें और उनके घर के पास डेवलपमेंट हो, जिससे वो वहां पे काम कर सकें, क्योंकि आज भी हमारे देश में ग्रामीण एरिया ज़्यादा है जहां पर वो सोचते हैं कि महिलाएं अगर बाहर जाएंगी तो सुरक्षित नहीं रहेंगी, सुरक्षा महसूस नहीं करेंगी। तो पहले सुरक्षा पे काम कीजिए और उनके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना डेवलपमेंट कीजिए कि वो अपने पास में काम कर सकें। जिसके अकॉर्डिंग एक योगी सरकार की अच्छी योजना थी ग्राम पंचायत सहायक, जिससे उनने महिलाओं को काफ़ी अच्छा रोजगार दिया है, वो काफ़ी सराहनीय योजना है। कुछ इसी तरीके से और सोचना चाहिए जिससे भागीदारी महिलाओं की और बढ़े। 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स डिसबर्स टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन दिए गए हैं जो महिलाओं को दिए गए हैं, जो महिलाएं बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस डाल रही हैं अपना, कोई भी उनने डाला उसमें। इंक्रीज्ड फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन बाई 28% इन 10 ईयर्स, यानी कि जो हायर एजुकेशन है पिछले 10 सालों में 28% बढ़ी है। पहले महिलाएं आगे पढ़ती ही नहीं थी, तो पिछले 10 साल में ये हायर एजुकेशन तक 28% एक्स्ट्रा पहुंची है महिलाएं, काफ़ी अच्छी बात है।
एंड 43% ऑफ फीमेल इनरोलमेंट इन STEM कोर्सेज। यानी कि ये STEM कोर्स क्या है? STEM है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड मैथ्स कोर्सेज। इन कोर्सेज में 43% का इजाफा हुआ है, काफी अच्छा है ये। 1 करोड़ वुमेन असिस्टेड बाई 83 लाख SHGs टू बिकम लखपति दीदीज। इसके लिए आपने एक 100% में श्योर हूं कि सुनाई होगा, लिज्जत पापड़ नाम से आता है। लिज्जत पापड़ की जो कंपनी शुरू की गई थी वो कुछ महिलाओं के द्वारा शुरू की गई थी और वो इतनी अच्छी चली कि उन्हें लखपति दीदीज कह के बुलाया गया। और ये SHG क्या है? स्मॉल हाउस ग्रुप्स हैं, मतलब जो स्मॉल होल्ड ग्रुप्स, सॉरी। SHG जो गांव में, ग्रामीण एरिया में महिलाओं को जोड़ के कुछ ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और वो उससे अपना बिजनेस शुरू करती हैं और गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करती है। तो ये वही है। इसमें लिज्जत पापड़ शुरू हुआ था, जो उन्हें लखपति दीदीज कहा गया। वो बिजनेस काफी अच्छा ग्रो किया। उसी तरीके से आज भी काफी बिजनेस हैं जो चल रहे हैं, लेकिन उतना ग्रोथ नहीं मिल पाता है, उसमें सपोर्ट की आवश्यकता है। तो उसी सपोर्ट को बता रही है गवर्नमेंट कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। अगला देखते हैं, स्ट्रेटजी फॉर अमृतकाल की 5th ये पेज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल से क्या समझते हो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ये है कि हमें डेवलपमेंट तो करना है अपना, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करना है कि जो हमारे आसपास पर्यावरण है और भी चीजें हैं उन्हें हानि ना पहुंचे। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। उसी के लिए कमिटमेंट टू मीट नेट जीरो बाई 2070, यानी कि ये कार्बन का है, 2070 तक जीरो कार्बन कर देंगे, ऐसा हमारी भारत सरकार कह रही है। वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर विंड एनर्जी, यानी कि विंड एनर्जी के लिए फंड किया जा रहा है काफी। रूफ टॉप सोलराइजेशन, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स विल बी इनेबल्ड टू ऑब्टेन अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ। ये अभी बनारस में गए थे और अयोध्या में मोदी जी गए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगवाएंगे। और उसी में ये मेंशन किया गया है कि जिन घरों पर सोलर पैनल होगा उन्हें 300 यूनिट की बिजली फ्री मिलेगी। यानी कि ये सपोर्टिव है कि अगर आप सोलर पैनल अपने घर पे लगवाते हो तो उसके साथ में भी आवश्यकता होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसी के लिए उन्होंने कहा कि 300 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी फ्री रहेगी आपके लिए अगर आपके घर पे सोलर पैनल है। अडॉप्शन ऑफ ई बसेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट की बसेस हैं उसमें भी ई बसेस का अडॉप्शन करेंगे, जिससे कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। न्यू स्कीम ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री टू वी लॉन्च्ड वी सपोर्टिव एनवायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेट्स। तो ये इतना है कि बायो फ्रेंडली और बायो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज को डेवलपमेंट किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं 10 करोड़ LPG कॉन्टिन्यूज रिलीज्ड अंडर PMUY, यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10 करोड़ LPG कनेक्शन दिए जा रहे हैं और ये अभी भी कंटिन्यू है जो दिए जाएंगे। 36.9 करोड़ LED बल्ब्स दिए गए हैं, 72 लाख LED ट्यूबलाइट्स दी गई हैं एंड 23.6 लाख एनर्जी एफिशिएंट फैंस दिए गए हैं। ये उजाला योजना के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री भारत सरकार की तरफ से उजाला योजना चल रही है उसमें दिए जा रहे हैं। ये जो फैन है वो कम से कम एनर्जी लेते हैं, कम से कम बिजली का बिल आता है और एफिशिएंट रहते हैं काफी। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा बिजली सेव होगी उतनी ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट और हमारे देश को फायदा होगा। तो ऐसे प्रोडक्ट यूज करें जिनसे इलेक्ट्रिसिटी कम यूज हो। 1.3 करोड़ LED स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल्ड अंडर SNLP। SNLP योजना के अंडर 1.3 करोड़ LED लाइट्स पूरे देश में लगाई गई हैं जो स्ट्रीट में। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इंप्लीमेशन ऑफ 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स अंडर PM गति शक्ति टू इंप्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। यानी कि 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम चल रहे हैं अंडर PM गति शक्ति योजना के। PM गति शक्ति योजना के अंडर जो ये रेलवे के प्रोग्राम चल रहे हैं ये इतनी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे कि परिवहन को गति देंगे और परिवहन जब अच्छा होता है
देश के ज़्यादा से ज़्यादा जगह को जोड़ता है तो हमारा बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो करता है, क्योंकि हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना आसान होता है, अपने सामान को ले जाना, पहुंचाना और बिक्री वगैरह हर चीज़ में परिवहन महत्वपूर्ण होता है। तो ये योजना काफ़ी अच्छी रहेगी देश के लिए। प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट विया बिलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज टू बी नेगोशिएटेड, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उनकी जो ट्रीटी है वो नेगोशिएटेड है, ये भी इनने अपने बजट में कहा है। इसके बाद इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर डबलिंग इन एफडीआई इनफ्लो। एफडीआई यानी कि जो फॉरेन से हमारा आता है, ये 298 यूएस डॉलर बिलियन में था, 298 बिलियन 2005 से 14 तक, और 2014 से 23 तक 596, यानी कि इसमें भी काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहता है इंक्रीमेंट होना। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देश का है जिसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है भारत सरकार के द्वारा, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 2015 में 97,991 लगभग 1 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, और ये 2022 तक 1,44,634 हो गए हैं, यानी कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इसमें। जो परिवहन के लिए रोड्स बनाए गए हैं ये 1,44,634 किलोमीटर हो गया है। उसके बाद कार्गो ट्रैफिक एट मेजर पोर्ट्स मीट्रिक टन्स में है, यानी कि जो कार्गो ट्रैफिक है जिससे आयात निर्यात होता है पोर्ट्स के जरिए, वो था 581.3 मीट्रिक टन, जो 2022 में हो गया है 720। इसके बाद इलेक्ट्रीफाइड रेल रूट, यानी कि जो पहले हमारे यहाँ कोयले से ट्रेन चलती थी उन्हें इलेक्ट्रीफाइड किया गया है। जो इलेक्ट्रीफाइड 2015 में थी वो थी 22,224, और जो 2022 तक हो गए हैं 50,394, यानी कि डबल हो गया है। ये भी काफ़ी अच्छा काम चल रहा है और इसे और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कोयला से कार्बन का उत्सर्जन होता है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक रहता है। एयरक्राफ्ट मूवमेंट, यानी कि जो एयरक्राफ्ट से आयात निर्यात होता है हमारा, वो 2015 में 16 मीट्रिक टन था और 2022 में 25 हो गया है। ये भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, यानी कि जो एयरपोर्ट्स थे हमारे देश में 2015 में 74 थे और 2022 में 149 हो गए हैं इन रजिस्टर्ड इन पेपर्स। लेकिन काफ़ी जगह के एयरपोर्ट्स देखे गए हैं कि संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जो क्वालिटीज़ पहले के एयरपोर्ट्स की दिल्ली के और उनकी है उन जैसी नहीं हो रही है। तो अगर काउंटिंग बढ़ रही है तो हम ये चाहते हैं कि फीचर्स भी वही रहें जो एक एयरपोर्ट के होते हैं, अच्छे फीचर्स मिलें जनता को, तो उससे ज़्यादा अच्छा बेटर लगेगा कि हाँ काम हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। उसके बाद इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इंक्लूसिव से आप क्या समझते हो? इंक्लूसिव यानी कि समावेशी, डेवलपमेंट विकास। तो समावेशी विकास यानी कि सबके साथ, जो हमारी सरकार है उसका मंत्र है सबका साथ सबका विकास, वही है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम टू असिस्ट स्टेट्स इन फास्टर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके सबका साथ सबका विकास किया जा सकता है। लेकिन इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स में 112, ये 2008 में नंबर ऑफ एनरोलमेंट अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर लाख पॉपुलेशन है 1737 एंड अक्टूबर 2023 में 13,195 एंड परसेंट ऑफ वुमेन रजिस्टर्ड फॉर एंटी नटल केयर विद इन फर्स्ट ट्रिमेस्टर, यानी कि ये ट्रिमेस्टर है जो महिलाएं हैं प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने होते हैं, उसमें कितनी महिलाएं रजिस्टर्ड होती हैं। 2018 में 68% थी, जो अक्टूबर 2023 तक 89% हो गई हैं कि जो अपने शुरुआती 3 महीने में इस योजना के तहत हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड हो जाती हैं और जहां से वो लाभ लेती हैं। जितने भी टीकाकरण होते हैं वो इसे 100% हो जाना चाहिए तो बेहतर है, और इसी पे सरकार काम कर रही है कि ये जल्दी से जल्दी 100% हो कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। चलिए हेल्थ के बारे में बात करते हैं। इनकरेज सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स 9 to 14 ईयर्स, जैसा कि एक एक्ट्रेस थी पूनम पांडे, उनका निधन हो चुका है सर्विकल कैंसर से, उसी को बजट में शामिल किया गया है। वही
डिसीज़ है ये सर्विकल कैंसर, जो वैक्सीनेशन के लिए 9 to 14 ईयर्स की गर्ल्स के लिए वैक्सीनेशन होगा, जो काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये एक बड़ी बीमारी है। तो अगर वैक्सीनेशन से दूर की जा सकती है तो शुरुआती दौर में ही वैक्सीनेशन हो जाए वो बेहतर है। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 टू बी एपिडेटेड फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन डिलीवरी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। यानी कि जो पोषण 2 है, आंगनवाड़ी में काफ़ी अच्छी योजना चलती है कि जो बालक और बालिकाएं हैं आंगनवाड़ी में पढ़ती हैं उनके लिए पोषण योजना के तहत एक पोषित आहार उन्हें प्राप्त हो पाता है। यू बिन प्लेटफॉर्म फॉर इम्यूनिनेशन एफर्ट्स ऑफ मिशन इंद्रधनुष टू बी रोल्ड आउट। यानी कि यूबिन इंद्रधनुष मिशन के तहत ये किया गया है। इसमें इंद्रधनुष में मतलब जितनी मेजर बीमारियां होती हैं उनका टीकाकरण होता है शुरुआती दौर में ही, ये भी काफ़ी अच्छा है। हेल्थ कवर अंडर आयुष्मान भारत स्कीम टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। यानी कि आयुष्मान भारत स्कीम के एक्सटेंड कर दिया गया है जो आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स के लिए हेल्थ कवर अंडर। आगे देखते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट में ही है हाउसिंग। प्रधानमंत्री आवास योजना क्लोज टू अचीविंग टारगेट ऑफ 3 करोड़ हाउसेज एडिशनल 2 करोड़ टारगेट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में घर दिए जा रहे थे, जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर प्रोवाइड किया जा रहा था, जिनके पास घर है उन्हें रिनोवेट करने के लिए भी प्रोवाइड किया जा रहा था। तो उसमें 3 करोड़ घरों का अचीवमेंट होने वाला है और उसके बाद भी एक्स्ट्रा 2 करोड़ अगले 5 साल में दिए जाएंगे। ये इस बजट में दिया गया है। इंक्रीज्ड एलोकेशन फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना 2023-24 में 79,590 हो चुके हैं और ये 2024-25 तक 80,671 करोड़ अलॉट किया गया है। तो ये कोई खास नहीं बढ़ाया, इसे आई थिंक बढ़ाना चाहिए। हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास स्कीम टू बी लॉन्च्ड टू प्रमोट मिडिल क्लास टू बाई बिल्ड देयर ओन हाउस। यानी कि ये मिडिल क्लास स्कीम है जो लॉन्च की गई है मिडिल क्लास के लिए कि वो अपना खुद का घर बना सकें या उसे रीबिल्ड कर सकें। इसके बाद टूरिज्म के बारे में, स्टेट्स विल बी इनकरेज्ड टू अंडरटेक डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स टू अट्रैक्ट बिजनेस एंड प्रमोट अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि जो टूरिज्म है उसे इतना इम्प्रूव करो कि जो लोकल के एंटरप्रेन्योरशिप है उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो एक, जैसे कि आपके लोकल में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, अगर वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो लोग जाते हैं, चीज़ें परचेज करते हैं, फॉरेन से भी काफ़ी लोग आते हैं जिससे काफ़ी फ़ायदा होता है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू बी प्रोवाइडेड टू स्टेट्स टू इनकरेज डेवलपमेंट। यानी कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री, जो लॉन्ग टर्म लोन मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट ने स्टेट्स को पैसा देगी डेवलपमेंट के लिए टूरिज्म के, वो लॉन्ग टर्म के लिए देगी और इंटरेस्ट फ्री देगी। यानी कि तुरंत नहीं लौटाना है, 5 साल 10 साल लॉन्ग टर्म लोन रहेगा ये। प्रोजेक्ट्स फॉर कनेक्टिविटी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमिनिटीज विल बी टेकन अप इन आइलैंड इंक्लूडिंग लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का काफ़ी विवाद रहा था अभी, तो उसके लिए उन्होंने बजट में भी शामिल किया है कि प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। लक्षद्वीप में जैसे टाटा ने अभी 2 ताज होटल खोलने का अनाउंसमेंट शुरुआत में ही कर दिया था जो होगा, और ऐसे ही जो लोकल्स हैं वहाँ पे वो भी अगर अपना करना चाहेंगे तो उन्हें भी मदद की जाएगी भारत सरकार के द्वारा, अगर वो अपना कुछ बिजनेस वहाँ पे शुरू करते हैं जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिले। अगला एग्रीकल्चर, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे अब अन्नदाता कहा जा रहा है फार्मर्स को। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, गवर्नमेंट विल प्रमोट प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज। यानी कि खेती के बाद जो चिप्स बनते हैं और जितना भी पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। एप्लीकेशन ऑफ नैनो डीएपी टू बी एक्सपेंडेड इन ऑल एग्रो क्लाइमेट जोन्स। यानी कि नैनो डीएपी जो शुरू की गई है, जो पहले यूरिया होती थी अब नैनो डीएपी एक लिक्विड फॉर्म में आता है जिसे किसानों को यूज करने के लिए कहा जा रहा है, उसे एक्सपेंड किया जाएगा इन
ऑल एग्रो क्लाइमेट में। आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान स्ट्रेटजी टू बी फॉर्मुलेटेड टू अचीव निर्भरता फॉर ऑयल सीड्स, यानी कि ऑयल सीड्स वो हैं जैसे कि मूंगफली, सरसों, जिन सीड्स से हमें ऑयल मिलता है, और उसमें स्ट्रेटजी टू बी फॉर्मुलेटेड टू अचीव आत्मनिर्भर, मतलब हम उसमें आत्मनिर्भर हो जाएं और दूसरों को भी दें। ये चाहती है गवर्नमेंट कि हमें बाहर से मंगाना ना पड़े ऑयल सीड। कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट टू बी फॉर्मुलेटेड। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत है, इम्प्लीमेंट करना है इसका। इसके लिए भी लोन्स दिए जाते हैं और डेयरी खोलने के लिए भी लोन्स दिए जाते हैं। इस सेक्टर में गवर्नमेंट काफी सपोर्ट करती है। ब्लू रिवॉल्यूशन होता है आपका मत्स्य पालन के लिए, जिसमें 2023-24 में 2025 करोड़ रुपए अलॉटेड थे और 2024-25 में 2352 करोड़ हैं, जो आपका करीब 325 करोड़ बढ़ाए गए हैं। आई थिंक इसमें थोड़ा और इंक्रीमेंट होना चाहिए क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और जितना ज़्यादा रिवॉल्यूशन होगा उतना देश को फायदा होगा, तरक्की होगी। एंड इंक्रीज्ड एलोकेशन फॉर पीएम फॉर्मलाइजेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के लिए 639 करोड़ रुपए अलॉट थे 2023-24 में। 2024-25 में इसे बढ़ा के 880 करोड़ कर दिया गया है। इसके बाद रिसाइलेंट परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये आपका इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस दी गई है, उसका चार्ट दिया गया है, देख लेते हैं इसे। डिक्लाइन कैड एज ऑफ जीडीपी, यानी कि एज ए जीडीपी ये फाइनेंशियल ईयर 14 से लेके 2024 तक दिया गया है, जो 19 में काफ़ी ज़्यादा था और 24 में आके ये 1% पे है। इसके बाद डिक्लाइंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि जो हमारे देश में बेरोजगारी का स्तर है वो लगातार कम होता आ रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, लेकिन जैसा कि ग्राफ कह रहा है अभी वही सत्य है। और ये रेट जो होता है इस बेस पे तय होता है जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है, 100% है, लेकिन जो बेरोजगार हैं वो पहले अगर 100 में से मान लीजिए 11 थे तो 11% थी, लेकिन ये जनसंख्या तो बढ़ गई, 100 से हो गए 115 और ये 11% के हो पाए हैं 15, तो अभी 115 का 15% कितना कम ही रह जाएगा। तो इसी तरीके से ये कम होते रहते हैं। राइजिंग वॉल्यूम ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन, यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन जो मैंने आगे बताया था आपको यूपीआई से और अदर सोर्सेज से और अदर एप्लीकेशंस से, डिजिटल ट्रांजैक्शन में काफ़ी अच्छा राइज देखने को मिला है। 2018 में ये ग्राफ यहाँ पे था और 2024 में ये यहाँ पे पहुँच गया है, जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और आई थिंक इसके लिए अवेयर भी रहना चाहिए क्योंकि काफ़ी फ्रॉड हो जाते हैं इसी चीज़ से। डिक्लाइंग जीएनपी एज % ऑफ ग्रॉस एडवांटेज, ये जीएनपी का ग्राफ है जो 3.2 पर चल रहा है अभी और 14 में था 3.8 पर। अचीवमेंट ऑफ टैक्सेशन रिफॉर्म्स, यानी कि टैक्सेशन रिफॉर्म्स जितने हुए हैं, जैसे कि जीएसटी आया था जो शुरुआत में लोगों ने काफ़ी अपोज किया, लेकिन आज काफ़ी अच्छा काम कर रहा है जीएसटी। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन मोर देन ट्रिपल्ड इन लास्ट 10 ईयर्स। जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता था जो पिछले 10 सालों में आज 3 गुना हो चुका है। नंबर ऑफ रिटर्न फाइल्स स्वेल्ड 2.4 टाइम्स, यानी कि जो रिटर्न फाइल होती है टैक्स के लिए वो 2.4 टाइम्स बढ़ चुकी हैं पहले से। फास्टर रिफंड रिडक्शन इन एवरेज प्रोसेस, यानी कि जो आपका रिफंड होता था वो पहले 93 डेज में होता था, उसे आज 10 डेज कर दिया गया है, विद इन 10 डेज। और भविष्य में इसे 2 to 3 डेज भी किया जाने पे काम चल रहा है जो होगा। एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन डबल्ड टू 1.66 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2.4, यानी कि एवरेज मंथली जो जीएसटी कलेक्शन होता था वो डबल हो चुका है और फाइनेंशियल ईयर 2024 में लगभग
66,000 करोड़ का एस्टिमेट रखा गया है। इंक्रीज इन टैक्स वायंसी ऑफ स्टेट रेवेन्यू फ्रॉम 0.72 2012 to 16 और ये हो चुका है 1.22 इन द पोस्ट जीएसटी पीरियड 2017 to 23। इसका सीधा बेनिफिट कंज्यूमर्स को मिल रहा है, रिडक्शन इन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एंड प्राइसेस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो टैक्स आप पे पहले कई जगह पे लगता था वो आज सिर्फ कुछ जगह पे लगता है, उससे कंज्यूमर्स को भी फायदा है और बिजनेसमैन को भी फायदा है। और मेन फायदा ये बड़े बिजनेसमैन को है, क्योंकि छोटे बिजनेसमैन कहते हैं कि हम रिटर्न ही फाइल करते रहते हैं। पॉजिटिव सेंटिमेंट अबाउट जीएसटी, 94% इंडस्ट्री लीजर व्यू ट्रांजिशन टू जीएसटी एज लार्जली पॉजिटिव। यानी कि 94% इंडस्ट्री कह रही है कि जीएसटी उनके लिए काफी फायदेमंद है। 80% ऑफ रेस्पोंडेंट्स फील जीएसटी हैज लेड टू सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन एज पर ए सर्वे कंडक्ट बाई लीडिंग कंसल्टिंग फर्म। यानी कि ये सर्वे किया गया था, उसके अकॉर्डिंग 94% इंडस्ट्री सेटिस्फाइड है और 80% ऑफ रेस्पोंडेंट्स फील जीएसटी जो अच्छा काम कर रही है। डिक्लाइन इन इंपोर्ट रिलीज टाइम सिंस 2019, 47% एट आइलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स, 28% एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, 27% सी पोर्ट्स। टैक्स प्रपोजल देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी एंड टैक्सेशन, यानी कि जो टैक्सेशन कितना क्या रहता था। सर्टेन टैक्स बेनिफिट्स टू स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाई सेवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स, टैक्स एक्सटेंशन टू सम आईएफएससी यूनिट्स अर्लियर एक्सपायरिंग ऑन 31 मार्च 2024, जिसे एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2025 तक। तो ये क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो वेंडर्स थे या जो स्टार्टअप करते थे पहले लोग और वो लोन लेते थे तो उसे टैक्स फ्री दिया जा रहा था, जिसे कहा गया था कि टैक्स फ्री रहेगा 31 मार्च 2024 तक, लेकिन अब इसे बढ़ा के 31 मार्च 2025 तक कर दिया है। तो आप अपना बिजनेस अभी भी शुरू कर सकते हो, जिसमें टैक्स आपको शुरुआत में नहीं देना होगा। विड्रॉल ऑफ आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड अप टू 25,000 पर्टेनिंग up to financial year 10 and 10,000 for financial year 11 to 15। ये क्या है, expected to benefits approx 1 करोड़ टैक्स पेयर्स। यानी कि जिसने ये लोन लिया था 25,000 तक का फाइनेंशियल ईयर 2010 से पहले और उन्होंने देने से मना कर दिया था, तो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस जाते थे बैंक की तरफ से, लेकिन वो देने से मना कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने बैंकिंग का इस्तेमाल करना भी कहीं ना कहीं बंद कर दिया होता है, क्योंकि जब उन पे लोन होता है तो अगर वो बैंक में रुपए डालेंगे तो वो कट जाएंगे, तो उसे कर दिया गया है माफ। 2010 से पहले के जितने भी 25,000 तक के लोन है वो सब माफ हो चुके हैं और 11 से 15 के बीच में 10,000 तक के लोन माफ कर दिए गए हैं और उनसे कहा गया है कि हम साथ में आगे काम करेंगे जिससे हमारी देश की इकोनॉमी अप हो। जो भी गिले शिकवे थे उन्हें खत्म करके हम आगे बढ़ते हैं। रेंटेशन ऑफ सेम टैक्सेस रेट्स, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज फॉर कॉर्पोरेट टैक्स 22% फॉर एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज, 15% फॉर सर्टेन न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स है 22% जो पहले से डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनके लिए, और जो न्यू कंपनी आती है उसके लिए 15% है। और ये 7 लाख है आपका, जो एक आम आदमी के लिए है कि आप 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री रहती है आपकी, जो पहले कम थी। 2014 में अगर आपकी मंथली सैलरी 16,500 के करीब थी तो आप टैक्स फ्री थे, और ये अब 24 में आके हो गई है 62,000 के करीब आप टैक्स फ्री रहेंगे, 62,000 तक। तो चलिए ये काफ़ी अच्छा है आम आदमी के लिए कि वो 62,000 तक टैक्स फ्री रहेगा। आगे देखते हैं। रुपीज कम्स फ्रॉम, यानी कि जो भारत सरकार इतना बजट देती है, अलॉट करती है, इतना पैसा खर्च करती है, उसके पास पैसा आता कहाँ से है। बजट का ये महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि पैसा आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ से रहा है।
हम अपने घर का भी बजट बनाते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि हमारे पास पैसा कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। तो ये उनका ग्राफ है, रुपीज़ कम्स फ्रॉम, जो बता रहे हैं कि कहाँ से आता है। अगर गवर्नमेंट के पास 100 रुपये आते हैं तो 100 रुपये में 19 रुपये इनकम टैक्स से आते हैं और कॉरपोरेट टैक्स से आते हैं 17 रुपये, और उसके बाद आता है जीएसटी एंड अदर टैक्सेस जो आता है 18%, यानी कि 18 रुपये। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज 5% और कस्टम 4%। ये तो टैक्स हो गए जो उनके पास आते हैं, डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद आता है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज जो 28% है, सबसे ज़्यादा है। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स यानी कि 7% है, और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स 1% है। ये बहुत कम है। इन सबसे तो पैसा आता है इनके पास। ये इनकम टैक्स है जो इनकम पे लगता है सीधा। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज है जो बाहर से कोई भी सामान आता है, कुछ भी कस्टम में जाता है ये, और ये यूनियन एक्साइज ड्यूटीज 5% है। कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कि जितनी भी कंपनियां हैं कॉर्पोरेशन कंपनी, उनसे 17% आता है। और जीएसटी जो एक तरीके से हमसे इनडायरेक्ट टैक्स है जो लिया जाता है गुड्स एंड सर्विस पे, कि कोई भी सामान हम परचेज करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, 600 रुपये का बिल होता है और उस पर एक्स्ट्रा जो पेमेंट लगता है जीएसटी लिख के, वो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो हम लोग देते हैं। और ये सारा पैसा जो कलेक्ट होता है वो फिर हमारे वेलफेयर के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो ऐसा मैं यही करूँगा कि जो भी देख रहा है वो अपना टैक्स ज़रूर पे करे। इनकम टैक्स अगर देता है तो इनकम टैक्स टाइम से पे करे देश की भलाई के लिए। ये तो पैसा आया, और पैसा फिर जाता कहाँ है? पेंशन में जाता है 4%, अदर एक्सपेंडिचर है 9%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज 20%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 8%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स 16%, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 8%, सब्सिडीज 6%, डिफेंस 8%। यानी कि डिफेंस में 8% जाता है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में 8% जाता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 16% जाता है, और इंटरेस्ट पेमेंट्स 20%, यानी कि ब्याज देने में 20% चला जाता है। अब आप तो सोच रहे होगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 16% और 8% ये क्या है? तो ये वो स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट सीधी पूरे देश में लागू करती है, उसमें उसका 16% जाता है। और ये वो स्कीम्स हैं जो स्टेट के साथ लागू की जाती हैं, उसमें 8% जाता है। और स्टेट में रहता है किसी में 50-50, किसी में रहता है 60-40, और किसी में रहता है आपका 70-30 भी और 90-10 भी। तो ये मिला के होता है 8% जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के साथ खर्च करती है। इसके बाद देखते हैं एलोकेशन फॉर स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज, यानी कि किस किस मिनिस्ट्री को कितना रुपए मिलता है। सबसे ज्यादा मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6.2 लाख करोड़। काफी अच्छा है, जरूरी भी है कि हमारे देश का डिफेंस सिस्टम इतना बेहतर हो कि हमें कभी कोई असुविधा ना हो जिसकी वजह से। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज 2.78 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 2.55 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2.13 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2.03 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1.77 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन 1.68 लाख करोड़। और उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 1.37 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 1.27 लाख करोड़। यही वो रुपए है जिससे पीएम जन जो 6,000 रुपए किसानों को मिलते हैं और सब्सिडीज मिलती हैं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, इसी में से होता है। एलोकेशन टू मेजर स्कीम्स इन करोड़, ये स्कीम्स हैं कुछ गवर्नमेंट की बड़ी जिनके अंतर्गत उन्होंने काम किया है और उसे बढ़ाया है। देखते हैं, सबसे बड़ी स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यानी कि मनरेगा, जिसके अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार देना आवश्यक है। उसके अंतर्गत 2023-24 में 60,000 करोड़ था, जो बढ़ के हो गया है 2024-25 में 86,000 करोड़। और आयुष्मान भारत के अंतर्गत 7,200 करोड़ से बढ़कर 7,500 करोड़ हो गया है, यानी कि केवल 300 करोड़ बढ़ाया है।
इसमें और ज़्यादा की आवश्यकता है, क्योंकि आयुष्मान भारत, जब तक इंसान की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, देश के नागरिक की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो वो काम कैसे करेगा देश के लिए। तो ये आवश्यक है कि इसमें और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो आगे आने वाले बजट में, हम यही आशा कर सकते हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है जहाँ से, उन स्कीम्स में 4,645 करोड़ से बढ़कर 6,200 करोड़ हो गया है। और मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। सेमीकंडक्टर में हमारा भारत देश आत्मनिर्भर होना चाहता है, तो उसके लिए ये 3,000 करोड़ थे, जिसे डबल कर दिया गया है, 6,903 करोड़ कर दिया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग स्थापित हों, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर सकें सेमीकंडक्टर्स का, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स आज हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, मोबाइल में, गाड़ी में, कंप्यूटर्स में, सिम में, सब में इस्तेमाल होता है। तो अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा देश के लिए। इसके आगे देखते हैं। सोलर पावर ग्रिड, जैसा कि 1 करोड़ सोलर पावर्स के लिए लॉन्च की गई ये योजना, जिसमें पहले 4,970 करोड़ अलॉट था, जो बढ़ा के 8,500 करोड़ कर दिया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि जीरो कार्बन, 297 करोड़ था, जिसे बढ़ा के 600 करोड़ कर दिया है, ये भी डबल कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी योजनाएं हैं जो एनर्जी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम करेंगी। ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि वो हाइड्रोजन जिससे कोई भी पॉल्यूशन ना हो बनाते टाइम भी, तो उसके लिए ये अलॉट किया गया है 600 करोड़। आगे देखते हैं रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। ये रिसिप्ट्स हैं, जो पैसा आ रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। शॉर्ट टर्म होती हैं, यानी कि कुछ टाइम के लिए जो होता है, और ये लॉन्ग टर्म है कैपिटल। बाकी इकोनॉमिक्स की क्लास में डिटेल्स में इसके बारे में समझेंगे। और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये भी शॉर्ट टर्म है। और ये इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये लॉन्ग टर्म रहता है एक्सपेंडिचर, जो लंबे समय के लिए खर्चे होते हैं। तो ये आपका खत्म हो गया है, बजट का सेशन था, जिसमें हमने की फीचर्स देखे अपने बजट के। तो ये भारत सरकार का अंतरिम बजट था, जो 2 महीने के लिए आया है। एक नॉर्मल बजट होता है, एक अंतरिम बजट होता है। उसके बारे में हमने की फीचर्स देखे कि हमारी भारत सरकार ने इस अंतरिम बजट में क्या क्या योजनाएं लॉन्च की हैं। कुछ खास नहीं ज़्यादा लॉन्च किया गया, क्योंकि 2 महीने के लिए बनाया गया था, लेकिन उन्होंने अपना बताया कि हम पहले कहाँ थे और आगे कहाँ जाना चाहते हैं, उसके बारे में ये बजट था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।